हेलो एवरीवन, आज है 12 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इरिडा के बारे में। 224 रुपए का शेयर है और आज 2% की गिरावट दिखा रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 9% गिरा है ये। 260 रुपए से लगातार गिरा था ये और गिरकर 223 पे आया था। एक दिन इसने बीच में बड़ी तेज़ी दिखा दी थी, बड़ी तेज़ी थी ये, 223 से 233 पे चला गया था। लेकिन उसके बाद अगर आप देख रहे हो तो पिछले 2 दिनों से गिरावट है, आज भी गिरावट है और कल भी यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली थी। तो फिर से यहाँ पर गिरावट का दौर शुरू हो चुका है और एक दिन की तेज़ी पर देखो भरोसा करना तो मुश्किल है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इरिडा का शेयर अभी 224-225 रुपए के आसपास है। एक महीने में बड़ी गिरावट दिखाई है। एक साल में अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी तेज़ी है, 275% की तेज़ी है। लेकिन ग्राफ इंटरेस्टिंग है, हालांकि एक साल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ इसका आईपीओ को लेकर, लेकिन ग्राफ इंटरेस्टिंग है। तेज़ी आती है, गिरावट के साथ कुछ टाइम वहाँ पर बिताता है, बहुत बड़ी तेज़ी आती है, बहुत बड़ी गिरावट आती है, फिर हल्का सा बाउंस बैक करके एक लंबा टाइम बिताता है, बहुत बड़ी तेज़ी आती है और उसके बाद अभी अगर हम देख रहे हैं तो 290 रुपये से ये लगातार गिरा है। एक्चुअली में इंट्राडे में जो इसने 310 रुपये का लेवल भी छुआ था इसने, तो वहाँ से अगर आप देख रहे हो तो वैसे गिरावट बहुत बड़ी है। अगर हम 310 रुपये के लेवल से अगर आप इसको देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट 25% तो ये गिर चुका है। ऑलमोस्ट 25% की गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैंने पहले भी कहा था कि जब गिरावट आएगी तो 5-10% पर नहीं रुकने वाली है, वो 30-35% की गिरावट कम से कम दिखाया, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा हुआ था कि 210 पे जाने के बाद ये 125 का मुंह देखने के लिए आया था। बहुत बड़ी डिक्लाइन आया था उस टाइम पर भी कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 40% गिरा था ये शेयर। ऑलमोस्ट 40% गिरावट इसने दिखाई थी उस टाइम पर। तो इस बार भी मैं मान के चल रहा हूं कि शायद यहाँ पर 35-40% का करेक्शन आ सकता है। ऑलरेडी 25% का तो आ ही चुका है और 10-15% का करेक्शन यहाँ पर आना ज़रूरी है, तब शायद हम इसको थोड़ा बहुत इवेल्युएट कर पाएंगे। हालांकि जब एक दिन की तेज़ी आई थी उसकी वजह भी थी कि इनकी जो एक सब्सिडरी कंपनी है उसको भैया गिफ्ट सिटी की तरफ से इनको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एज अ फाइनेंस फर्म का इनकी सब्सिडी को मिला था ये, और जिसके चलते तेज़ी आई थी। ठीक है, ये 11 सितंबर की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में तेज़ी थी यहाँ पर कि भैया इरिडा को यहाँ पर जो इनकी इरिडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस IFSI लिमिटेड हैज़ बीन ग्रांटेड प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एज अ फाइनेंस कंपनी बाय द इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंट्रल अथॉरिटी की तरफ से इनको ये मिला था, जिसके चलते कह सकते हैं कि हल्की सी तेज़ी थी। लेकिन बाद में वही हुआ जो हर बार होता है, गिरावट है। क्योंकि देखो वैल्यूएशन भी नाम की कोई चीज़ होती है, ऑलरेडी ये महंगा तो है। अगर हम इसके वॉल्यूम देखें तो अभी भी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड तो कर रहा है ये शेयर। 43 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए हैं। आज बाजार जस्ट अभी खुला है। ऑल टाइम हाई 310 रुपये का था, लो 50 रुपये जिस प्राइस पे ये ओपन हुआ था। इसका आईपीओ जिस दिन ओपन हुआ था ये 50 रुपये पर ओपन हुआ था। और जहाँ तक मार्केट कैप देखें तो 60,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो कंपनी को लेकर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, मेरी बाय रिकमेंडेशन तो नहीं है यहाँ पर। क्योंकि देखो मुझे लगता है कि अभी भी जो वैल्यूएशन है वो महंगे हैं और अभी तो बाजार में गिरावट आई भी नहीं है। पिछले हल्के फुल्के टर्बुलेंस एक आध दिन में ज़रूर हमने देखे हैं, लेकिन असली करेक्शन जो बाजार में आपको देखने को मिलेगा वो दिवाली के बाद देखने को मिलने वाला है। तो उस टाइम पर मैं मान के चल रहा हूँ कि ये करेक्शन अभी चलो मान लो कि थोड़ी बहुत तेज़ी दिखा देगा फेस्टिवल टाइम में, लेकिन बाद में एक बड़ी डिक्लाइन की तरफ जो आता है नज़र भी आने वाला है। थोड़ा सा संभल के रहिएगा। और कंपनी अगर आप देखोगे तो डिविडेंड जहाँ तक अगर हम देखें तो अभी भी यहाँ पर कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं हुआ है। सरकारी कंपनी है, जनरली जो भी सरकारी कंपनी अच्छा खासा पैसा कमाती है वो डिविडेंड पे ज़रूर करती है। हालांकि अगेन इसको एक साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो देखते हैं कि शायद अगले साल से पे करना स्टार्ट कर दे या फिर इस साल के एंड में भी शायद पे कर सकते हैं। दिसंबर के टाइम पर कुछ कह नहीं सकते, तो बस वेट एंड वॉच, देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। और हाँ, रेवेन्यू में अच्छा जंप ज़रूर दिखा है इसने। और देखो इन्होंने पैसा भी बहुत सारा रेस करा है, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। और अभी भी पैसा रेस कर रहे हैं ये, अभी भी पैसा रेस कर रहे हैं ये। और अगेन यहाँ पर जो फंड रेजिंग हो रही है वो इक्विटी के थ्रू, डेट के थ्रू, अलग अलग सोर्सेज के थ्रू कंपनी कर रही है। अब देखना ये है कि अगर इक्विटी के थ्रू पैसा रेज करेंगे तो उस कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे यहाँ पर। ठीक है, किस प्राइस पे करेंगे रेज, ये देखना ज़रूरी होगा उस टाइम पर। और जहाँ तक प्रॉफिट्स भी देखें तो डेफिनेटली प्रॉफिट में भी बेहतरीन जंप आया ज़रूर है, लेकिन अगेन बात आती है वैल्यूएशन की। 46 का पी है इसका, सेक्टर पी 18 का है, तो महंगा है ये।
काफ़ी महंगा है ये, इनके कंपटीटर्स के मुकाबले काफ़ी महंगा है ये। 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स देखे तो पिछला क्वार्टर बहुत अच्छा रहा था इनका, 1500 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू था, 380 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट था, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट और रेवेन्यू है इनका, और लगातार बढ़ रहा है इनका रेवेन्यू। स्पेसिफिकली अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ तो वो तो लगातार बढ़ रहा है। प्रॉफिट डेफिनेटली मार्च के उतने अच्छे नहीं थे, जबकि रेवेन्यू बढ़े थे और प्रॉफिट में कोई उतना बड़ा जंप नहीं था। लेकिन हाँ, आने वाले क्वार्टर में देखते हैं कि नंबर्स कैसे आते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ने चाहिए, और ज़्यादा प्रॉफिट और इनको कमाना पड़ेगा, और ज़्यादा रेवेन्यू इनको दिखाना पड़ेगा, तब जाकर ये इतने हायर वैल्यूएशन को जस्टिफाई भी कर पाएंगे। और आने वाले क्वार्टर में मैं इतना कहना चाहूँगा कि भाई साहब थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स नंबर भी शायद हो सकते हैं, क्योंकि जो प्रोविजनिंग वगैरह इनको करनी है, ठीक है, जो अनफिनिश प्रोजेक्ट को ये फाइनेंस करते हैं उसकी प्रोविजनिंग करने को लिए आरबीआई ने बोला गया है, तो वो देखना रहेगा कि तब मार्जिन कितने रहते हैं इनके। आने वाले क्वार्टर में ये चीज़ पता चलेगी। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 75% की है, लेकिन आपको बता दें कि जो प्रमोटर है यहाँ पर सरकार है, और सरकार जो है वो अपनी होल्डिंग यहाँ पर बेचने वाली, मतलब उसके बारे में भी चर्चा हो रही है, ठीक है, उसके बारे में भी चर्चा हो रही है यहाँ पर। और इंटरेस्टिंग ये होगा कि किस प्राइस पे इक्विटी बेची जाती है यहाँ पर, क्योंकि इक्विटी अगर बेचेंगे, प्लान ये है कि भैया क्वालिफाई इंस्टीट्यूशन के जरिए पैसा रेज करना है, जो इंस्टीट्यूशन है। लेकिन अगर आप देखोगे तो नवंबर से लेकर, लिस्टिंग से लेकर अब तक इंस्टीट्यूशन ने सिर्फ और सिर्फ बिकवाली ही करी है, खरीदारी करने वाले रिटेल इन्वेस्टर ही है यहाँ पर। तो जो इंस्टीट्यूशन 100 रुपये पर बेच कर भाग गए, 150 पे बेच के भाग गए, 200 पे बेच कर भाग गए, वो 225 230 पे खरीदारी करने के लिए एग्री होंगे कि भी या नहीं, वो देखना यहाँ पर रहेगा। तो ये अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड की 3.94% की होल्डिंग थी नवंबर में, मतलब लिस्टिंग के टाइम पर, आज वो 0.24 पर है। डोमेस्टिक की जो होल्डिंग 4.59% पे थी, आज वो घट के 0.18 पर आ चुकी है। एफआईएल्स की जो होल्डिंग 3.95% पे थी, आज वो घट के 2.70% पर। हालांकि जून में एफआईएल्स ने खरीदारी करी ज़रूर है, लेकिन बाकी इंस्टीट्यूशन लगातार बेच ही रहे हैं यहाँ पर। तो वो भी एक बड़ी बात है यहाँ पर कि जिन इंस्टीट्यूशंस ने इतने क्वार्टर से सिर्फ बिकवाली ही करी है, क्या वो क्यूआईपी में पैसा डालेंगे यहाँ पर? क्योंकि खरीदारी करने वाला तो भैया यहाँ पर छोटा इन्वेस्टर ही था और अदर पार्टीज थी यहाँ पर। तो देखिए, इरडा अगर आप देखो तो कंपनी जो है वो फाइनेंस का काम करती है, ठीक है, जो भी रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको फाइनेंस करती है ये। और कंपनी आने वाले टाइम में बहुत सारी कंपनीज इस सेक्टर में आएगी, रिन्यूएबल वाले सेक्टर में काम करने के लिए, जिनको पैसों की ज़रूरत होगी, और इरडा उनको फाइनेंस करेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इनकी कोई मोनोपोली है, ये इकलौती कंपनी भी नहीं है, ऐसा नहीं है, ये कोई इकलौती कंपनी नहीं है, और भी कई सारी कंपनीज है जो ऐसा काम कर रही है। तो ये इकलौती कंपनी नहीं है, कोई मोनोपोली इसकी कहना जल्दबाजी होगी यहाँ पर। विंड सोलर के जो प्रोजेक्ट उसको फाइनेंस करती है, इवन जो रूफटॉप सोलर की जो योजना है प्रधानमंत्री की, उसको भी फाइनेंस करने का काम ये कंपनी करती है। नवरत्न कंपनी का स्टेटस इसको मिला ज़रूर है। इनके पोर्टफोलियो को अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर इनका जो पोर्टफोलियो में जिनका लोन डिसबर्समेंट है, वहाँ पर सोलार में आपको 26% देखने को मिलेगा, विंड में ऑलमोस्ट 20% देखने को मिल रहा है, और स्मॉल हाइड्रो में भी तकरीबन 12% देखने को मिल रहा है। तो ये उन प्रोजेक्ट को ज़्यादा फाइनेंस कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा, अलग अलग प्रोजेक्ट है, जो सोलर रूफटॉप का भी जो प्रोजेक्ट है, डेफिनेटली वहाँ पर भी फाइनेंसिंग ये कंपनी कर रही है। और जब भी इन सारी चीज़ों की चर्चा होगी, एकदम से यहाँ पर मोमेंटम बनना शुरू हो जाएगा। तो इरडा को लेकर मैं इतना ही कहूँगा कि देखो, कंपनी ख़राब नहीं है, मुझे इसके वैल्यूएशन महंगे लगते हैं, और ये मैं तब से कह रहा हूँ जब से इसने 290-300 रुपये के लेवल छुए हैं, तब से मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि गिरावट बहुत जल्दी आने वाली है, और बहुत जल्दी ये नीचे जाने वाला है। ऑलमोस्ट 30% तो गिरेगा ये, और वहाँ से अब तक अगर हम देखें तो 25% ही गिर चुका है, ठीक है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि और फर्दर मैं 10-12% का डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद कहीं ना कहीं एक 200 रुपये का जो लेवल है, 190 से 200 रुपये का जो लेवल है, वहाँ पर एक बेस बनना चाहिए, एक सपोर्ट बनना चाहिए, वहाँ से इंटरेस्ट आ सकता है, ये मेरा मानना है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इरडा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।